तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए मैराथन फिजिक्स फार्मूला यानी कंप्लीट जो है फिजिक्स के फार्मूले को हम देखेंगे। जो टेक्नीशियन एलपीसीबीटी 2 और एनटीपीसी ग्रुप डी और रेलवे के अन्य एग्जामों या तो फिर जिसमें साइंस आपके पूछे जाते हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस इतना कर लो और इतना करके आपको जाना है। लगभग 2 दिन हो गए, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा क्वेश्चन सारे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं करने लोग योग्य। तो ये है आपका मोटिवेशनल थॉट कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बने रहे, आप अच्छे अंक लाएँ और परीक्षा में सफल हों, यही कामना है मेरी तरफ से। और सबसे पहले फार्मूला में हम देखेंगे यूनिट में आता है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो इसका फुल फॉर्म क्या आता है? तो मीटर किलो सेकेंड। एमकेएस का क्या होता है? मीटर किलो सेकेंड। बता दें कि समय का अभाव के कारण हम इसको टाइप नहीं कर पाए और ये जो है हैंड रिटन नोट्स है। तो आप ज़रूर कैसा लगा ये आपके ज़रूर बताइएगा और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए, वीडियो लंबा होने वाला है तो ज़रूर लास्ट तक देखें। अब देखिए एफपीएस का होता है फुट पाउंड सेकेंड। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या तो 1000 मिलीमीटर। कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। 1 से सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 mm। देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर करेंगे, 2 जीरो कट गया तो कितना बच गया? 10 mm। इस तरह से निकालने का एक सूत्र है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर। और 1 किलोग्राम को हम सेंटीमीटर पर क्यूब में 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 10 के पावर 2। और 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो 10 के पावर 3 बट्टे 10 के पावर 6। तो इससे हम काटेंगे तो 10 के पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से हम बेसिक फार्मूले से हम लेकर और अंतिम लास्ट तक सारे फार्मूलों को धीरे धीरे करते रहेंगे। अब देखिए आ जाता है डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है। ये क्वेश्चन जो आपके मैथ में भी यूज होते हैं ये फार्मूले, और आपके कहीं ना कहीं फिजिक्स में ज़्यादातर यूज होते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए जितना डिग्री दिया रहेगा, सॉरी टेक्निकल इशू के कारण, तो जितना डिग्री दिया रहता है उसमें हम पाई/180 से हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो रेडियन को हम 180/पाई से गुना करते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। और फिर है ये आपके लिए कि 1 रेडियन बराबर 57.30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 57.30 डिग्री होता है। और रेडियन बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। रेडियन बराबर क्या होता है? अधिक चाप बटे त्रिज्या। इसका भी सूत्र जो है बराबर जो है ऐसे गोल वाले चित्रों में ज़्यादातर देखा जाता है। और अस्टेरेडियन बराबर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे बड़ा आर, जिसमें आर जो होता है रेडियस होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे आर। ऋणात्मक घात जो होते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। इस तरह से आप याद रखेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। 10 के पावर -1, सेंटी का 10 के पावर -2, मिली का 10 के पावर -3, माइक्रो का 10 के पावर -6, नैनो का 10 के पावर -9, पिको का 10 के पावर -12, फेम्टो का 10 के पावर -15 और आटो का 10 के पावर -18। और देखिए प्लस घात में क्या आता है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। तो 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3 के बाद 10 के पावर 6, 9, 12, 15 और 18 होता है। अब 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? तो 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? तो मेगा जो जिसको बदलना है उसको पहले हम लिखेंगे। तो किलोवाट में कितने किलोवाट होते हैं? तब जिसको बदलना है तो 1 मेगावाट को बदलना है, तब मेगा में कितना होता है? 10 के पावर 6 होता है। तो 10 के पावर 6 लिख लिए। और फिर जिसमें बदलना है तो किस में बदलना है? किलोवाट में बदलना है। तो 10 किलो कितना होता है? 10 के पावर 3। तो इस तरह से हम जो है सारे जो ये घात वाले जो अथी होते हैं उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं गति। अब मोशन से आने वाले जितने भी सारे बनेंगे, जैसे सबसे पहले दूरी और विस्थापन का आता है। तो देखिए गति में आपका जो दूरी जो है सो कुल चली गई लंबाई है, यानी ए से बी जाने के लिए जो बड़ी रास्ता होता है वह दूरी होती है। और विस्थापन है चली गई न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं।
अब देखिए एक आ जाता है विड्थ। विड्थ जो है r त्रिज्या वाला एक विड्थ है, तो इसका दूरी निकालने के लिए n चक्कर यदि लगाता है तो इसका फार्मूला क्या होता है 2πr/n। यदि n चक्कर से घूम रहा है तो क्या हो जाता है 2πr/n। और विस्थापन इसका क्या होता है शून्य हो जाता है। विस्थापन इसका क्या होता है शून्य हो जाता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। और औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब वेग क्या होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर क्या होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। जहाँ विस्थापन जीरो हो जाता है वहाँ वेग भी जीरो होगा और औसत वेग भी जीरो होगा। यानी जहाँ पे विस्थापन जीरो होता है वहाँ वेग भी जीरो होगा और औसत वेग भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि चाल शून्य है तो वेग भी शून्य होगा। लेकिन यदि औसत वेग शून्य है तो औसत चाल शून्य होगा, ये जरूरी नहीं होता है। क्या होता है यदि औसत वेग शून्य है तो औसत चाल शून्य होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे राम जो है ए से बी जाता है और फिर बी से ए चला जाता है, तो इसका औसत दूरी क्या हो गया और औसत वेग क्या हो गया। तो औसत चाल क्या हो गया, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना हो गया 30 और 30 60 बटे 90 यानी 2/3। और कुल जो है कुल वेग क्या हो गया तो 60 बटे 90 यानी 2/3 हो गया। अब त्वरण निकालने का सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो या तो इस ऐसे लिख सकते हैं या a बराबर v2 माइनस v1 बाई 2 बटे टी। और ये जो होता है v जो है सो कांस्टेंट रहता है और ये जो है v जब कांस्टेंट रहेगा तो a का मान क्या होता है जीरो हो जाएगा। a का मान क्या होगा जीरो हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फोर्स से आने वाले हम सारे फार्मूला को हम देखेंगे। फोर्स का जो होता है F बराबर m है, ये गति के दूसरा समीकरण गति का दूसरा नियम से प्राप्त किया जाता है F बराबर m है। और m यदि हम a का मान इसमें बैठा दें तो v माइनस यू बाई टी, तो यदि मास दिया रहे और दो को प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दिया रहे और समय दिया रहे तो हमें बल आराम से निकाल सकते हैं। बोला गया है कि यदि बल जो है एक ही साइड से लगे तो यह जो बल हो जाएगा वह असंतुलित बल हो जाएगा और रिजल्टेंट जो होता है F1 प्लस F2 हो जाएगा। आगे है कि यदि बल जो है दोनों साइड से समान बल लगे F1 और F2 बराबर रहे तो ये क्या हो जाएगा संतुलित बल हो जाएगा। क्या चाहिए होगा संतुलित बल। अब आ जाता है वर्क जिसे हम क्या कहते हैं कार्य से आने वाले हम फार्मूला को देखेंगे। सबसे इसका सिंपल फार्मूला होता है W बराबर FS कोस थीटा। FS कोस थीटा या तो फिर FD कोस थीटा, जहाँ F जो होता है बल होता है, S जो होता है विस्थापन होता है, D जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। इफ यदि F बराबर जीरो हो तो कार्य क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। थीटा बराबर यदि 0 डिग्री है तो F बराबर क्या हो जाएगा F मैक्सिमम होगा, क्योंकि कोस जीरो का मान 1 होता है। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो F बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। वृत्तीय पथ पर जो है कार्य जो है हमेशा जीरो होता है। वृत्तीय पथ पर कार्य जो होता है क्या होता है जीरो होता है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, और ये स्थिति में परिवर्तन पर होने वाला जो बल होता कार्य होता है वो होता है। और गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का क्या होता है हाफ mv²। जैसे एक दिया गया है उदाहरण के रूप में दिखाए गए हैं कि m द्रव्यमान के व्यक्ति द्वारा x सेंटीमीटर की n सीढ़ी चढ़ने में कार्य क्या हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा x गुने n बटे 100, x गुने n बटे 100 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम किसी वस्तु का वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। किसी वस्तु को बढ़ाने में किया गया कार्य W बराबर गतिज ऊर्जा में अंतर। मतलब किसी वस्तु का वेग जो है हम बढ़ा देते हैं तो इसका जो है किस फार्मूला से हम इसका अंतर को किस फार्मूले से हम इसे निकालेंगे। तो W बराबर क्या था हाफ mv2 के स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में जो होता है संबंध के बारे में देखेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर p² बटे 2m। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा p² बटे 2m। अब आ जाता है आपके लिए संवेग। संवेग बराबर क्या होता है मास गुने वेलोसिटी। संवेग बराबर क्या होता है मास गुने वेलोसिटी, m भी होता है। और इसका आवेग क्या होता है आवेग को इम्पल्स बोलते हैं, I से इसके डिनोट करते हैं। मास गुने डेल्टा भी यानी वेग में परिवर्तन।
अब देखिए यदि हम संवेग और वेग संवेग बट्टे समय को यदि निकालते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है, वो हमारा बल निकल जाता है, वो हमारा क्या निकलता है, बल निकलता है। चलिए अब आगे देखेंगे आगे, तो ये हमारा आता है शक्ति। शक्ति का एक ही फार्मूला अब यहाँ पे बताया गया है जो कार्य के रिस्पेक्ट में है, P बराबर डब्ल्यू बटे टी, P बराबर डब्ल्यू बाई टी, जहाँ डब्ल्यू क्या, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, टी से टाइम। अब गति का समीकरण के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। गति के 3 समीकरण हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v बराबर यू प्लस ए टी ये क्या बताता है हमें, तो वेग और समय को बताता है। u और a को हम काट देंगे तो वेग और समय को बताएगा। और एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ये हमारे यू और ए को काट देते तो क्या बताता है, ये स्थिति और समय को बताता है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो ये बताता है वेग और स्थिति को बताता है। क्या बताता है, वेग और स्थिति को बताता है। तो इसका सीधा ट्रिक है, यदि आपको जानना है तो यू और ए को हम काट देंगे, यू और ए को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जानते हैं। जैसे दिया गया है 90 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो एस एन बराबर ए बाई टू एन माइनस वन, जहाँ जब प्रारंभिक वेग जीरो हो, जब प्रारंभिक वेग क्या जीरो हो। अब देखते हैं कोणीय गति यानी एंगुलर मोशन, कोणीय विस्थापन डी थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1, जिसे रेडियन कहते हैं। कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है, 2 पाई बटे टी डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई क्या होता है, डी टी। अब कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये होता है रेखीय संवेग बराबर ओमेगा गुने आर, यानी रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या, रेखीय वेग बराबर क्या था, कोणीय वेग गुने त्रिज्या। और रेखीय त्वरण बराबर क्या था, कोणीय त्वरण गुने त्रिज्या, कोणीय त्वरण गुने त्रिज्या। अब आवृत्ति बराबर क्या था, 1 बटे समय, आवृत्ति बराबर क्या था, 1 बटा समय को हम क्या करेंगे, आवृत्ति को हम नीटा से डिनोट करते हैं और 1 बटे टी यानी समय हो गया। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन को हम जानेंगे। जैसे पहला आ जाता है आपका जड़त्व आघूर्ण, जिसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। आई बराबर एम आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है और एम जो है सो द्रव्यमान है, एम क्या है, मास यानी द्रव्यमान है, और आर जो है क्या, रेडियस यानी त्रिज्या है। कोणीय संवेग बराबर एल बराबर आई ओमेगा, और इसे हम कह सकते हैं P बराबर एम वी। कोणीय संवेग या तो संवेग का फॉर्मूला आता है मास गुने वेलोसिटी, तो इसी को हम कोणीय संवेग को लिखे हैं कोणीय वेग गुने त्रिज्या, कोणीय द्रव्यमान गुने कोणीय त्रिज्या। अब घूर्णन गतिज का ऊर्जा हो जाता है, घूर्णन गतिज का जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई जो है हमारा द्रव्यमान हो जाता है और ओमेगा को हम क्या मानते हैं, वेग मानते हैं, कोणीय वेग। आगे हम देख लेते हैं बल आघूर्ण, जिसे इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो बल आघूर्ण का सूत्र है आपके लिए, जब आप जो दरवाज़ा लगाते हैं वो बल आघूर्ण का एक सूत्र है, जिसे एफ आर साइन थीटा ये सूत्र होता है, जहाँ एफ बल हो गया, आर हो गया क्रिया रेखा, और थीटा बराबर क्या हो गया, एंगल हो गया, थीटा क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया। तो इस तरह से सारे जो हैं, इसी तरह से बहुत सारे जो हैं आपके एग्ज़ाम में जितने भी सारे फार्मूला हैं वो आपके पूछे जाएंगे। अब आ जाता है वृत्तीय गति में आता है आपका अभिकेंद्रीय बल और त्वरण। तो अभिकेंद्रीय बल का यदि सूत्र यदि देखा जाए तो अभिकेंद्रीय बल जो है सुवृत्त के अंदर केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्रीय बल जो है केंद्र के बाहर लगता है। तो यदि ये इक्वल कर दिया जाए तो F बराबर एम वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। वृत्तीय गति में जो है बल यदि F बराबर एम वी स्क्वायर बट्टे आर होता है, और F बराबर एम ए होता है, ए बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। कोणीय वेग में त्वरण का व्यवमान ए बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर होता है। चलिए अब आगे देखेंगे और जानेंगे। जैसे प्रक्षेप गति हो गया, प्रोजेक्शन मोशन को हम देखेंगे। इसका जो होता है एच आर और टी होता है। यू साइन थीटा ऊपर से जाता है, यू कोस थीटा जो हमारा बेस कहलाता है। तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। इसमें एच मैक्स निकालने के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री को लेना पड़ेगा, और आर निकालने के लिए आर बराबर यू स्क्वायर, जस्ट साइन को यहाँ 2 को साइन स्क्वायर को साइन 2 थीटा बटे जी हो जाएगा। फिर आ जाता है टाइम, यानी जिसका आवर्तकाल कहेंगे। यदि आवर्तकाल प्रक्षेप गति में निकालना रहे तो
2u sin थीटा बटे जी होता है, जहाँ टी मैक्स बराबर 90 डिग्री होता है। टी मैक्सिमम कितना होता है 90 डिग्री। टी मैक्स निकालने के लिए थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री लेना पड़ेगा। आगे आ जाता है दोलन। दोलन जिसे क्या कहेंगे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो यहाँ टी समानुपाती एल है। अधिक ग्रीष्म काल में देखा जाए तो लंबाई यदि बढ़ती है तो क्या होता है तापमान भी बढ़ता है और घड़ी क्या हो जाती है स्लो हो जाती है। घड़ी क्या होती है स्लो हो जाती है। शीत ऋतु में क्या होता है जैसे लंबाई घट जाती है तो फिर इसकी लंबाई जब घट जाती है तो तापमान भी घट जाता है और घड़ी जो है सो फास्ट हो जाती है। तो ये है दोलन यानी लोलक की घड़ी के बारे में यदि पूछा जाए कि गर्मियों में लोलक की लंबाई यदि बढ़ जाए तो घड़ी क्या हो जाती है तो घड़ी स्लो हो जाती है और शीत ऋतु में जब लोलक की लंबाई घट जाती है तो घड़ी जो होती है क्या होती है फास्ट मतलब जो होती है वो फास्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स हो जाते हैं। सारे फार्मूला जो है आपको मैं कंप्लीट फार्मूला को कराऊँगा। तो वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये चीज़ आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये है गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। तो ये इसमें जो है जी हो गया आपका बड़ा जी का मान हो जाता है कभी कभी पूछता है तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। F बराबर और ये m जो है से द्रव्यमान हो गया और r जो है हमारा त्रिज्या हो गया। अब गुरुत्वीय त्वरण हो गया। इसे g के रिस्पेक्ट में क्या फार्मूला होता है gm बटे आर स्क्वायर। gm बटे आर स्क्वायर। gm जैसा m बराबर हो गया ग्रह का लंबाई। m क्या हो गया ग्रह की लंबाई और r जो हो गया ग्रह की त्रिज्या हो गया। r की ग्रह की त्रिज्या हो गया। g जो है मून जो है यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वीय जो चंद्रमा का जो होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है। तो जी पृथ्वी पर जो छोटा जी का मान जो पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी पर जो भार रहेगा वो उसका पृथ्वी पर भार के 6 गुना के बराबर होगा। अब देखिए भार जो आता है भार बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। भार बराबर क्या था द्रव्यमान गुने त्वरण। चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी पर भार के 6वें भाग के बराबर होता है। चंद्रमा पर जो भार है पृथ्वी पर भार के 6वें भाग के बराबर होता है। किसी ग्रह पर बाल या व्यक्ति की उछाल समानुपाती 1/g के होता है। पृथ्वी पर यदि उछलेगा x मीटर तो चंद्रमा पर 6x मीटर उछलेगा। कितना उछलेगा 6x मीटर उछलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं ये सारे फार्मूले जो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये 6 गुना कम होता है। 6 गुना जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कम होता है। पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन यदि पृथ्वी के जी के मान में परिवर्तन होता है तो हम इसे ये फार्मूला द्वारा लगाएंगे जी बराबर gm बटे आर प्लस एच के होल स्क्वायर। जहाँ एच और आर के जहाँ एच आर के तुलनीय है। जहाँ एच जो इसका आर के तुलनीय है। जी में प्रतिशत कमी यदि देखा जाए तो -2h बटे आर गुने 100 -2h बटे आर गुने 100 हो जाता है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी की सतह से त्रिज्या दुगुनी ऊंचाई पर तो जी का मान क्या होगा। तो जी डैश बराबर क्या था gm बटे आर प्लस एच के होल स्क्वायर। जहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। त्रिज्या की दुगुनी ऊंचाई पर बोला है तो त्रिज्या का दुगुना ऊंचाई यानी h बराबर 2r हो जाएगा। तो 3r का होल स्क्वायर यानी जी डैश बराबर g बटे 9 हो जाएगा। कितना होगा तो 1/9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/9 गुना। आगे देख लेते हैं गहराई यानी डेप्थ के बारे में हम जानेंगे। यदि जी का मान डेप्थ यानी नीचे चला जाए छोटा जी का मान तो जी डैश बराबर जी इंटू 1 - d बाई आर। जहाँ डी आर के तुलनीय है। जहाँ डी क्या है आर के तुलनीय है। डी यदि आर से छोटा है तो जी में प्रतिशत कमी बराबर -d बाई आर गुने 100 यानी पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान d बराबर आर होता है। यानी जी डैश बराबर जी इंटू 1 - r बटे आर 1 - r बटे आर यानी जी डैश बराबर 0 हो जाएगा। जी डैश बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ऊंचाई पर जी के मान में x प्रतिशत की कमी हो जाएगी तो y ऊंचाई पर हो जाएगा। y क्या हो जाएगा ऊंचाई पर हो जाएगा। और ऊंचाई पर जी के मान में y प्रतिशत की कमी हो जाएगी तो 2y गहराई पर थी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये फार्मूले बनते हैं। आगे जाता है पृथ्वी का घूर्णन। यदि पृथ्वी घूम रही है तो इसमें जो है
क्या क्या फार्मूले बनने के चांसेज हैं। तो जब यदि पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी की गहराई में यदि जाएगा तो क्या होगा, जी का मान 0 हो जाएगा और भार, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा तो जी का मान 0 होने पर भार का मान भी 0 होगा। जैसे जैसे गहराई का में जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा, और फिर ऊंचाई 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 जैसे जैसे बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा और भार भी घटेगा। तो जी डैश बराबर जी इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। जी जो छोटा जी जो है ध्रुव पर जो है मैक्सिमम होता है, भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, मिनिमम होता है। पृथ्वी घूर्णन तेज करती है तो जी छोटा जी घटेगा। पृथ्वी का घूर्णन जब तेज रहेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। घूर्णन जब बंद होगा तो जी डैश का मान जी के बराबर होगा। अब ये आ जाता है सतह जो है, सतह यानी ध्रुव पर जी मैक्सिमम होता है। सतह यानी ध्रुव पर जो है जी जो है मैक्सिमम होता है। अब आ जाता है रेखीय गति, गुरुत्वीय गति और वस्तु के नीचे। तो ये सारी चीज़ें जो है, रेखीय गति v बराबर u प्लस AT हो जाता है। तो गुरुत्वीय गति में ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय गति यानी वस्तु से ऊपर और गुरुत्वीय गति वस्तु से नीचे। तो वस्तु से ऊपर में v बराबर माइनस यू बाई जी टी हो जाएगा यदि ऊपर जा रहा है तो, और यदि नीचे जा रहा है तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। यदि रेखीय गति में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो इसका गुरुत्वीय गति हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वस्तु से नीचे रहेगा तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। तो इधर ये वस्तु से ऊपर जा रहा है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये जो है उसे जी माना जाता है। यदि गुरुत्वीय गति में यदि देखा जाए गुरुत्वीय गति में h ए को जी मानते हैं और एस को एच मान के चलते हैं। तो चलिए ये था हमारा पृथ्वी के घूर्णन में क्या क्या जी का मान होता है। अब आगे है कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे छोड़ी गई वस्तु का धरातल पर पहुंचने में लगा समय। किसी वस्तु को यदि ऊपर से छोड़ दिया जाए तो नीचे पहुंचने में लगा गया समय को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो टी बराबर √2h बाई जी, जहाँ मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो है मास पर डिपेंड नहीं करेगा। आप 10 किलो का वजन उठा के नीचे फेंकिए या 12 किलो का वजन छोड़ दीजिए ऊपर से। इसका जो है T1 बाई T2 बराबर √h1 बाई h2 हो जाएगा। अब आ जाता है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग को ज्ञात करने का सूत्र हम जान देंगे। प्लाइन वेग बराबर होता है √2gm/r। √2gm/r जो होता है बड़ा R हो जाएगा, जहाँ m क्या है, ग्रह का मास है, और जो r जो है ग्रह की त्रिज्या है। इसी तरह से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लाइन वेग, और ये क्या और है √2rg, जहाँ ग्रह का त्रिज्या हो जाएगा और g जो है गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। कक्षीय अब आ जाता है कक्षीय वेग, यानी v का मान 0 यदि रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कक्षीय वेग में क्या होगा, v0 बराबर gm/r हो जाएगा, जहाँ g जो है बड़ा g हो गया g का मान, m जो हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r हो गया त्रिज्या। आगे v बराबर यानी कक्षीय वेग बराबर √2 गुने v का 0 होगा। v यानी कक्षीय वेग बराबर 1.41 v के यानी v0 का मान हो गया मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और v हो गया वेलोसिटी ऑफ अर्थ। कक्षीय वेग और प्लाइन वेग का मान जो होता है ये कितना होता है 0.707। ये कभी कभी पूछ देता है, तो 0.707 जो है ये हमारा कक्षीय वेग और प्लाइन वेग का अनुपात हो गया। आगे आ जाता है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव के बारे में हम जानेंगे। गुरुत्वीय विभव v बराबर -gm/r होता है। v बराबर क्या था -gm/r, और गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होता है gmm/r², जहाँ m जो है बड़े मास की त्रिज्या और m जो है छोटा m वो दूसरा जो द्रव्यमान है वो हो गया, और r जो है त्रिज्या हो गया। या जो है मैक्सिमम 0 हो जाएगा जब इन्फिनाइट अनंत पर रखेंगे। तो अनंत पर यदि हम रख देते हैं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान और गुरुत्वीय विभव का मान हमेशा अनंत पर रखने पर 0 आएगा। हम दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव हो गया बल बटे लंबाई में वृद्धि। पृष्ठ तनाव क्या हो गया बल बटे लंबाई में वृद्धि, यानी टी बराबर F/μ। यदि हम टी को बढ़ाते हैं यानी
पृष्ठ तनाव को बढ़ाते हैं, सरफेस टेंशन को बढ़ाते हैं, तो केशिकात्व क्या होगा, बढ़ेगा। केशिकात्व क्या होगा, बढ़ेगा। यदि त्रिज्या को घटाते हैं तो केशिकात्व बढ़ेगा, घनत्व को घटाते हैं तो केशिकात्व बढ़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन केशिकात्व हमेशा बढ़ता ही है। अब देखिए प्रेशर बराबर फोर्स बट्टे एरिया होता है। एक और होता है प्रेशर बराबर घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे गहराई, गुरुत्वीय त्वरण गुणे गहराई। जी हो गया ग्रेविटी और ये म्यू हो गया घनत्व, हमारा डेंसिटी हो गया। अगला देखते हैं केशिकात्व। केशिकात्व टी बराबर 2t कोस थीटा बटे आर जी टी, कहते क्या था, आर जी डी। आयतन हो गया एल गुने बी गुने एच, आयतन इसका क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनत्व हो गया द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व क्या हो गया, द्रव्यमान बट्टे आयतन हो गया। अब देख लेते हैं आपेक्षिक घनत्व। ठोस का आपेक्षिक घनत्व, ठोस में का वायु में भार बटे जल में ठोस के भार में कमी, जल में ठोस के भार में कमी, ये हो गया ठोस का आपेक्षिक घनत्व। द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव में ठोस के भार में कमी बटे जल में ठोस के भार में कमी। ये चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स रहेंगी और ये जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत से लिया गया ये फार्मूला है। तो आपेक्षिक घनत्व जो है निकालने के लिए आंशिक डूबी वस्तु, जैसे सब कुछ डूब गया है और एक चीज़ का जैसे वस्तु का डूबा आयतन निकालना है तो वस्तु का घनत्व दिया रहेगा, द्रव का घनत्व दिया रहेगा, वस्तु का कुल आयतन दिया रहेगा। इससे आप आंशिक डूबी वस्तु का जो है आप पूरा अपेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। अब आ जाता है तरंग या तो वेव, तरंग या तो वेव। चाल बराबर क्या हो गया, v बराबर एन लैम्बडा यानी आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, क्या हो गया, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। अब आवृत्ति बराबर क्या हो गया, 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल यानी n बराबर 1/t। आवृत्ति बराबर क्या, 1/, आवर्तकाल। ऊर्जा E बराबर h फाई अतो एच सी बट्टे फाई, यहाँ सी हो गया प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हो गया, और ये जो लैम्बडा हो गया ये तरंग दैर्घ्य हो गया, लैम्बडा क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए, लैम्बडा हो गया तरंग दैर्घ्य, सी हो गया प्रकाश की चाल। चलिए आगे है ऊर्जा, ऊर्जा E बराबर mc², E बराबर mc², ये जो है आपका ऊर्जा हो गया। अब आ जाता है प्रकाश, लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला चीज़ हम देखते हैं प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन जिससे बोलते हैं, जिससे स्नेल्स का नियम कहा जाता है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण का मान प्रावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब ये है दूसरा चीज़ है कि एक जो है वस्तु रखा गया, दो समतल दर्पणों के बीच में एक वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360/थीटा हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 360/थीटा लगाएंगे। यदि n सम है तो n-1 रहेगा, और यदि n विषम है तो n हो जाएगा। यदि सम रहेगा तो क्या होगा, एक इसमें घटा देंगे, और यदि विषम रहेगा तो सेम रहेगा। अब विचलन कोण निकालना रहे तो 180 माइनस कोण आई प्लस कोण आर हो जाएगा। 180 में आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान को घटा देना है। आगे है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। तो अपवर्तन को हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर से, अपवर्तन का मान क्या जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर, या तो दूसरा फार्मूला है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश वेग, म्यू बराबर c/v, यानी प्रकाश का निर्वात में वेग और v माध्यम में वेग। अब जो है म्यू यानी अपवर्तनांक जो है, इसकी सघनता जो है ये सघनता पर डिपेंड करता है, और ये जो है जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। भी जो है हमारा वेग हो गया, और लैम्बडा जो हो गया हमारा तरंग दैर्घ्य हो गया। भी क्या हो गया, ये हमारा वेग हो गया, और लैम्बडा हमारा तरंग दैर्घ्य हो गया। माध्यम ए और बी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, म्यू ए बटे म्यू बी बराबर वी बटे बी, यानी जो हो गया वेग, प्रकाश का वेग b और प्रकाश का वेग a, और म्यू हो गया हमारा आपेक्षिक घनत्व। आगे माध्यम b में माध्यम a के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो b अपवर्तनांक है वाई बी बटे वाई ए बराबर वी ए बटे वी बी। आगे हम देखेंगे, आगे हम जानेंगे लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में क्या क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर है आपके लिए कि लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, और दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आ जाता है इसका अपवर्तनांक निकालना रहेगा, तो m बराबर आई बटे वो बराबर v बटे यू, और m बराबर आई बटे वो, और जो दर्पण में हो जाता है वो माइनस v/u हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब अपवर्तनांक में आई क्या हो गया, वो क्या हो गया, भी क्या हो गया, यू क्या हो गया, इसके बारे में सब चीज़ बताएं। जैसे एफ हो गया हमारा फोकस दूरी,
यू हो गया बिंब की दूरी और वी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, एम जो हो गया आवर्धन हो गया, आई जो हो गया इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वो हो गया ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। आई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, चिन्ह परिपाटी को हम देख लेते हैं, ये इससे हमको काफ़ी सहूलियत होगी। एफ जो हो गया ये हमारा उत्तल में हमारा पॉजिटिव होता है और अवतल में जो होता है हमारा नेगेटिव होता है दर्पण में, और यू जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। अधिक प्रतिबिंब सीधा और आभासी है तो यह पॉजिटिव होगा, और अधिक प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है तो यह नेगेटिव होगा। ये दर्पण के लिए है, और लेंस के लिए है कि वास्तविक और उल्टा में यह पॉजिटिव हो जाता है, वास्तविक और उल्टा में यह पॉजिटिव और आभासी और सीधा में नेगेटिव होता है। दर्पण में देखा जाए तो वास्तविक और उल्टा नेगेटिव होता है, दर्पण में क्या था वास्तविक और उल्टा नेगेटिव और आभासी और सीधा पॉजिटिव होता है। ये चीज़ें आप पहले भी देख लिए हैं। आगे आ जाता है आवर्धन। आवर्धन में क्या होता है, यह जो होता है वास्तविक उल्टा होता है, आवर्धन जो हमेशा बनेगा यह वास्तविक और उल्टा बनेगा, और एम अधिक पॉजिटिव में है तो आभासी और सीधा बनेगा, एम अधिक बराबर है, एम बराबर एम का मान 1 है तो यह बराबर होगा, और एम जो है 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके आवर्धन में। अब देखिए लेंस से फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। लेंस में आ जाता है आपके, लेंस का फार्मूला था 1/f। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में नापते हैं, क्या चीज़ डायोप्टर में नापते हैं। P बराबर 1/f, f जो है मीटर में रहता है तो, और ऊपर जो होता है 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। यदि संयुक्त लेंस है तो P1 + P2 होगा, संयुक्त लेंस है तो क्या होगा P1 + P2 हो गया। जैसे दे दिया कि दो लेंसों के बीच की दूरी d दूरी पर क्षमता ज्ञात करना रहे तो P1 + P2 - d P1 + P2 हो जाएगा। बैंगनी का विचलन अधिक तथा लाल का विचलन मिनिमम होता है, बैंगनी का विचलन ज़्यादा होता है और लाल का विचलन कम होता है। अब आ जाता है साउंड, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बारे में हम जानेंगे। ध्वनि का वेग जो होता है यह n लैम्बडा होता है, क्या होता है n लैम्बडा, यहाँ लैम्बडा हो गया तरंग दैर्घ्य हो गया, और n जो हो गया ये हमारा नंबर ऑफ साउंड का हो गया। अब सोनार क्या होता है, सोनार में आ जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, इसका जो सूत्र होता है ये होता है 2d × v × t, जहाँ v वेग से और t समय बाद वापस आई, मतलब v वेग से गया और t समय बाद जो है वापस आया, तो ये 2d बराबर vt हो जाता है, 2d बराबर vt हो जाता है। अब डॉपलर प्रभाव के नियमों को हम देखेंगे। डॉपलर प्रभाव के नियम जो है ये आपको काफ़ी आगे सहूलियत देंगे। डॉपलर प्रभाव जो है इसका उदाहरण अभी देखा जाए तो रेलगाड़ी जो आती है, रेलगाड़ी उससे लिया गया है। तो डॉपलर प्रभाव का FL बराबर V ± VL बटे V ± VS × FS। V जहाँ हो गया तरंग का वेग, L हो गया स्रोता का वेग और S हो गया स्रोत का वेग। VL बराबर स्रोता पास यदि रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यदि स्रोता पास रहे तो पॉजिटिव और स्रोता दूर रहे तो नेगेटिव हो जाता है। स्रोता पास रहे तो नेगेटिव, स्रोता दूर जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। आगे भी देखेंगे हम डॉपलर प्रभाव के बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसे हम कहते हैं विद्युत का सूत्र होता है Q बराबर NE, Q यानी चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट्टे E यानी हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। I बराबर Q/T होता है, यानी धारा बराबर आवेश गुने समय हो जाता है। धारा हो गया I से धारा हो गया आवेश बट्टे समय हो जाता है। V बराबर W/Q यानी विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश होता है। विभव यदि निकालना रहे, वर्क दिया रहे तो वर्क और आवेश दिया रहे और विभव निकालना रहे तो विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश होता है। ये ओम का नियम होता है। V बराबर IR यानी विभवांतर बराबर धारा गुने प्रतिरोध। I बराबर V/R, यदि R को बढ़ाया जाए तो I का मान घटेगा, यदि I को बढ़ाया जाए तो R जो है नो चेंज होगा। I का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो R का मान चेंज नहीं होगा। आगे हम देखेंगे R को हम यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो R बराबर R1 + R2 + R3 ... Rn हो जाएगा, और 1/R यदि पैरेलल में रहे, पैरेलल यानी समांतर में रहे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... Rn हो जाएगा। यदि समान मान के n प्रतिरोध R श्रेणी n² × R समांतर रहे तो इस तरह से इसका फार्मूला हम लगाएंगे। यदि समान मान के n प्रतिरोध जोड़े रहे तो समांतर और श्रेणी में रहे तो R श्रेणी बराबर n² × R समांतर हो जाएगा।
अब आ जाता है आपके लिए हीट का, सॉरी ये आपका पावर का फार्मूला आ जाता है, जिसमें P बराबर वी आई हो गया। P बराबर क्या हो गया, वी आई, और P बराबर हो जाता है आई स्क्वायर आर। ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए आ जाता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर आई आर होता है, तो इसमें हम V का मान आई आर जोड़ेंगे तो आई स्क्वायर रहेगा और आर रहेगा। P बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर। P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बट्टे आर। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और H बराबर पी टी भी होता है। H बराबर क्या होगा, P और T, क्योंकि P बराबर आई स्क्वायर आर होता है और H बराबर वी आई टी होता है। H बराबर क्या होता है, विटामिन हो जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। और जो यूनिट निकालना रहता है तो उपकरण के वाट संख्या और घंटे बट्टे 1000, यानी KWH, वाट संख्या बटे H गुने बटे 100। इस तरह से जो है आपके जो है उपकरण के कितने वाट जो है निकला उसको हम निकालेंगे। आगे आ जाता है आपका विद्युत बल। F जो समानुपाती होता है Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर की। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ F बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जस्ट इस यही जो होता है चुंबकीय बल में, ये जस्ट यही इसी का रूपांतरण होता है। F समानुपाती m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट बट्टे 4 पाई गुने m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नोट बट्टे 4 पाई निर्वात में चुंबकशीलता है और m1 m2 ध्रुव की प्रबलता है। क्या है, ध्रुव की प्रबलता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि निकालना रहे तो E बराबर F बाई क्यू हो जाएगा, जिसे हम न्यूटन पर कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूटन पर कूलाम, यानी F बट्टे क्यू यानी चार्ज। आगे हम देखेंगे, आगे आपके लिए है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि निकालना रहे तो क्या होता है, फोर्स बट्टे मैग्नेटिक फील्ड, जिसे क्या कहेंगे, एम्पियर मीटर। न्यूटन बट्टे एम्पियर मीटर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब आ जाता है फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। E बराबर -n डी फाइव बाई डी टी, जहाँ डी फाइव बाई डी टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। डी फाइव बाई डी टी क्या, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। लेंस रूल जो होता है E बराबर -n डी फाइव बाई डी टी होता है, जहाँ E बराबर L डी आई बाई डी टी होता है, और L जो होता है प्रेरक तत्व होता है। L क्या होता है, प्रेरक तत्व होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपके D2 एग्जाम में आने की संभावना है कि लेंस रूल होता है -n डी फाइव बाई डी टी, और जहाँ डी आई बाई डी टी धारा में परिवर्तन की दर है। अब आ जाता है नीचे देखेंगे बी परिवर्तन। बी तीव्रता में क्यू आवेश को भी वेग से प्रवेश कराया जाए। देखिए यहाँ पे भी वेग से प्रवेश कराया जा रहा है क्यू आवेश में, तो एफ चुंबकीय क्यू बी भी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। आगे बी तीव्रता में आई से यदि भेजा जाए तो एफ चुंबकीय का आई एल बी साइन थीटा, क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। अब देखिए तापमान में परिवर्तन क्या होगा, C/5 M-32 बट्टे 9 R/4 K-273 बट्टे 5। जैसे एक का मान दे दिया गया है और दूसरे का मान यदि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहे या तो फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना रहे, तो आप इस फार्मूले से आप कोई भी कितनों भी बड़े से बड़े सवाल को हल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक भी करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और एक पैमाने पर ताप बढ़ाने पर दूसरे पैमाने पर चेंज जो है, यदि डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो फ़ारेनहाइट में 1.8 बढ़ेगा, र्यूमर में 0.8 बढ़ेगा, और केल्विन में 1 डिग्री बढ़ेगा। तो ये सारी जो हैं फैक्ट्स जो हैं आपको एक ही चैनल पर एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जा रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस पे चाहते हैं। अगला जाता है विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा का होता है Q बट्टे M डेल्टा थीटा, जहाँ M द्रव्यमान हो गया और थीटा जो हो गया ताप में परिवर्तन हो गया। अब जो गया विशिष्ट ऊष्मा जो है जल का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये जो होता है 4200 जूल पर किलोग्राम। और आइस का हो गया 0.5 कैलोरी पर ग्राम और 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल पर केजी पर कूलम।
अब आ जाता है लेटेंट हीट, जिसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का सूत्र होता है L बराबर Q/m, जहाँ Q हो गया क्या, Q हो गया हमारा, M हो गया द्रव्यमान, Q हो गया हमारा यानी बोला जाएगा तो चार्ज बोला जाएगा। L आइस का जो होता है यानी गुप्त ऊष्मा जो होती है, बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम या तो 80 किलो कैलोरी पर ग्राम। और जल का वाष्पन जो होता है, जल के गुप्त ऊष्मा का वाष्पन जो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम या तो 540 किलो कैलोरी पर ग्राम हो गया। अब आता है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता कहते हैं किसको है, तो C बराबर Q/डेल्टा थीटा, जहाँ ऊष्माधारिता बराबर विशिष्ट ऊष्मा गुने द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा गुने द्रव्यमान भी हो जाएगा। ऊष्माधारिता यदि निकालना रहे तो क्या जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा गुने द्रव्यमान, यानी Q/mc डेल्टा टी डेल्टा थीटा गुने एम कट गया तो यानी थीटा/डेल्टा थीटा, कूलम्ब/डेल्टा थीटा। उसमें प्रसार गुणांक पाया जाता है रेखीय, क्षेत्रीय और आयनिक, जैसे अल्फा, बीटा और गामा। डेल्टा एल गुने डेल्टा थीटा और बीटा बराबर डेल्टा ए गुने डेल्टा थीटा और आयतनिक के डेल्टा भी उन्हें 1/, यानी अल्फा, बीटा और गामा का होता है 1:2:3 यूनिट पर डिग्री सेल्सियस में होता है। यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस में। अब जाता है न्यूटन का शीतलन नियम। डेल्टा Q/डेल्टा टी समानुपाती डेल्टा टी, यानी डेल्टा यदि जहाँ लग जाता है वो क्या हो गया, डेल्टा टी यानी ताप में परिवर्तन, डेल्टा Q यानी आवेश में परिवर्तन, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में, समय में परिवर्तन। या तो इसे हम कह सकते हैं Q1 - Q2/T बराबर K × Q1 + Q2/2 - Q0। Q0 का मान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। यह हो गया वस्तु का ताप। जैसे क्वेश्चन में रहेगा 100 डिग्री C से 90 डिग्री C होने पर 10 मिनट लगते हैं, तो 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में कितना समय लगेगा। तो इसमें सबसे Q1 Q2 का मान घटाते हैं, इससे हम K का मान निकालेंगे। K का मान निकालने के बाद 90 - 80 बराबर 1/, बराबर क्या जाएगा 1/, K का मान था 20 × 20, यानी 20 से 20 कट गया, यानी 90 - 80 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब आ जाता है मिश्रण का ताप। अब ताप जो है, मिश्रण का ताप, जैसे द्रव में रहेगा तो कैसे हम फार्मूला लगाएंगे, तो M1S1 बराबर T1 - T/M2S2 T - T2। तो T1 जहाँ गर्म वस्तु हो गया, T2 ठंडी वस्तु हो गया, T मिश्रण हो गया और S विशिष्ट ऊष्मा हो गया। बर्फ वाला जो हो गया M आइस जो हो गया Ti/2 यानी टेम्परेचर ऑफ आइस /2 + 80 + T और M वाटर जो हो गया TW - T हो गया। आगे देखेंगे पानी और भाप का। पानी और भाप में ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप पढ़ लीजिए एक बार। और देखिए नाभिकीय भौतिकी में पूछा जाता है कि R जो है नाभिकीय त्रिज्या जो है उसके क्षेत्रफल का 1/, यानी क्यूब होता है। नाभिक की त्रिज्या Z एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन और A बराबर P + N, यानी एटॉमिक नंबर E बराबर जीप होता है, यानी Z इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर है और द्रव्यमान की संख्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो ये थे हमारे सारे जो फिजिक्स के आपके फार्मूले, वो मैंने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो आप लड़िए, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप हिम्मत नहीं हारिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।